स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और आज हम अपने हिस्ट्री का जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, लेकिन मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि एक भी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियोस में ये कमेंट नहीं किया कि आपने 3 से 4 दिन से लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड नहीं किए हैं, प्लीज़ जल्दी करिए। खैर कोई बात नहीं, चलिए आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का है, क्लास 7th का, नेम है दिल्ली के सुल्तान। इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से राजा हुए, क्या दिल्ली सल्तनत में एक ही सत्ता स्थापित हुई या अलग अलग सत्ता स्थापित हुई, उनके अंदर किन किन राजाओं ने रूल किया, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली एक केंद्र तो हुआ करता था, एक प्लेस भी हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अगर हम शुरुआत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है वो 13वीं शताब्दी में होती है। उससे पहले दिल्ली का कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं था। तो उसके बाद हम इसमें कुछ इलाके हुए, कुछ टेरिटरीज हुई। तो दिल्ली के शासकों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में किन किन शासकों ने यहाँ पे रूल किया। तो दिल्ली के शासक में सेकेंड पेज में ही आपको ये सारे शासक जो हैं वो मिल जाएंगे। दिल्ली के शासकों की बात करें तो राजपूत वंश आता है। राजपूत वंश में तोमर आता है। आरंभिक 12वीं शताब्दी में यानी 1165 में इसकी क्या हो जाती है, राजपूत वंश के अंदर वो हो जाती है। तोमर वंश में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट राजा हुए वो हुए अनंगपाल, जिनका टाइम पीरियड 1130 से 1145 तक था। टाइम पीरियड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, रटने नहीं बैठना है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है चौहान। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक होते हैं वो होते हैं पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद आते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से 1290। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान के बारे में आगे हम देखेंगे। इनके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम 13वीं शताब्दी के समाज की बात करें तो समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पुरुष प्रधान समाज था। तो एक पुरुष प्रधान पूरी सभा में, आप इमेजिन कीजिए कि पूरी सभा में पुरुष थे और उसकी जो लीडर थी यानी जो राजा थी वो रजिया सुल्तान थी। कैसे बनती हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो हम आगे की अभी कहानी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड जो है वो है 1290 से 1320 तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो आते हैं जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन जो है वो हम अपने मेडिवल हिस्ट्री के उसमें कंप्लीट करेंगे। साथ ही में प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो सारे लेक्चर्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। कभी कभी कमेंट बॉक्स भी खोलकर देख लिया करिए, उसमें बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती हैं जिन्हें आप देख लिया करिए। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1230 से 1414 तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो आते हैं खिज्र खान। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1451 से 1526 तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो आते हैं बहलोल लोधी। इनके टाइम पीरियड में काफी सारे कार्य किए गए, अलग अलग राजाओं ने कुछ मकबरे बनवाए। साथ ही में अगर हम इन राजाओं के बारे में देखें, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से हमें मिलती है, तो एक चीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो हमारे पास लिखित, जो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं, साहित्यिक स्रोत हैं या सिक्के हैं, उन्हीं से हमें स्रोत देखने को मिलता है। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं और स्थापत्य कला आ जाता है। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो स्थापत्य कला में मेनली जो थी वो थी भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला, इसमें स्थापत्य कला में मेनली थी भवन निर्माण कला। अच्छा, अगर हम इनके बारे में देखें तो बहुत सारी हमें काफी सारी सूचनाएं मिलती हैं, मगर इससे भी एक इम्पॉर्टेंट सूचना मिलती है इतिहास के बारे में। अगर इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन देखें तो
तारीख, एक वचन में इतिहास को तारीख कहा जाता था, यानी अगर आप सिंगुलर नाउन में देखते हैं तो इसे तारीख कहा जाएगा, और अगर प्लूरल नाउन में यानी बहुवचन में देखा जाए तो इसे तवारीख कहा जाता था। और ये जो तारीख और जो तवारीख होते थे, जो भी सुल्तान उस टाइम पीरियड में रूल कर रहा होता था तो उनके टाइम पीरियड में लिखे जाते थे। शासन काल में प्रशासन की भाषा जो है, इनका जो प्रशासन हुआ करता था उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो फारसी भाषा थी, यानी फारसी लैंग्वेज में लिखवाया जाता था। दरबारी कवि जो हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। एक फ़क़्ह-ए-मुदब्बिर आते हैं, फ़क़्ह-ए-मुदब्बिर ये लिखते हैं कि राजा का जो कार्य था वो सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, जो सैनिक थे वो वेतन के बिना कार्य नहीं कर सकते थे। तो अब राजा को अगर सैनिकों को वेतन देना है, क्योंकि उनके बगैर काम नहीं कर चल सकता, लेकिन राजा के पास भी कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए, तो राजा जो था वो किसानों से क्या करता था, टैक्स वसूलता था और फिर किन्हें देता था, सैनिकों को देता था, और सैनिक जो थे वो उसके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए कार्य करते थे। तो ये उनका न्याय चक्र की बात ये जो है वो बताते हैं, कवि हुआ करते थे। साथ ही में अगर हम देखें जो तारीख या तवारीख लिखा करते थे या राइटर्स की मेनली बात करें, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वो विलेजेस में नहीं रहते होंगे। विलेजेस में बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती। अगर आज भी आप शहर और अगर किसी गांव को कंपेयर करते हैं तो नो डाउट आपको गांवों में बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है जो आपको शहरों में नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप उसकी बात करें निर्माण की या सारी चीजों की ओवरऑल, तो आपको शहरों में ज्यादा मिल जाएंगी और आप शहर में रहना पसंद करेंगे। तो तारीख और जो तवारीख लिखने वाले लोग थे वो ज्यादातर कहाँ रहते थे, नगरों में रहते थे, और साथ ही में सुल्तान ज्यादातर वो जो हैं वो किले में रहा करते थे, ताकि साम्राज्य की या राजा की सारी एक्टिविटीज देख सके और उन्हें एक रिटन फॉर्म दे सके। और लेखक जो है अक्सर समाज में ये कहते थे कि उनका जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार हुआ करता था। जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है, जो आपको जन्म के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 में इल्तुतमिश के बेटे हुआ करती थी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे इल्तुतमिश की बेटी जो है, यहाँ पे देखिए उत्तराधिकार की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि इल्तुतमिश के बेटे नहीं थे, क्योंकि उस समय जो राजा बनते थे वो बेटे ही बनते थे। लेकिन इल्तुतमिश जो खुद सम्राट थे तो उन्हें अपने आखिरी वक्त में उन्हें ये चीज लगती थी कि उनके जितने भी पुत्र हैं वो इस लायक नहीं है कि राजा बन सके, इसलिए वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं। इसकी क्या स्टोरी रहती है, इन्हें क्यों गद्दी से हटा दिया जाता है, ऐसी क्या सिचुएशंस रही, ये हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये 1236 में शासिका बनती हैं। उसके बाद इन जस्ट 4 ईयर्स ही ओनली रूल करती हैं, ओनली 4 ईयर्स, क्योंकि इन्हें क्या करके 1240 में राजगद्दी से जो है इन्हें हटा दिया जाता था। साथ ही में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजिया सुल्तान ही उस समय पे रूल कर रही थी, कुछ हमें और भी एडिशनल इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। वो एडिशनल इंफॉर्मेशंस हमें क्या मिलती हैं, मिनहाज सिराज अपने विचारों में लिखते हैं। उन्होंने मिनहाज सिराज जो है वो बताते हैं कि आधुनिक आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र हुआ करता था। आंध्र प्रदेश की वारंगल क्षेत्र में, इसे आप ऐसे लिख भी सकते हैं शॉर्ट में, आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का वारंगल क्षेत्र, उसमें कार्तिकीय वंश हुआ करता था। तो कार्तिकीय वंश में रूल करती थी रुद्रमा देवी, जिनका टाइम पीरियड 1262 से 1289 तक था। ये जो रुद्रमा देवी थी तो इनमें सबसे प्रॉब्लम ये थी कि ये लेडी तो थी, लेकिन जो अपने साम्राज्य में जो रूल करती थी वो एज अ जेंट्स के तरीके से रूल करती थी। अपनी जनता को इन्होंने ये चीजें फील नहीं होने दी कि ये जो है ये एक महिला है, क्योंकि परिधान जो है वो भी पुरुषों की तरह ही ये धारण करती थी। एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है कश्मीर में रानी दिद्दा हुआ करती थी। जो रानी दिद्दा जो है ये काफी ज्यादा बड़ी दीदी के नाम से भी फेमस थी, दीदी नाम से, यानी मतलब रानी दिद्दा का जो मतलब हुआ वो हुआ बड़ी बहन, जिनका टाइम पीरियड जो था वो 1980 से 1003 तक था। ये हमें कुछ इंफॉर्मेशंस, एडिशनल इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। जो इतिहास में हमें ये देखने को मिलता है कि 3 रानियां ऐसी थीं
जिन्होंने रूल किया। लेकिन अगर हम रानी दिद्दा और अगर रजिया सुल्तान की बात करें तो इन्होंने जो है वो सेम अपने स्त्री होने का ही परिचय दिया और इन्होंने वैसे ही कार्य किए। इन्होंने अपना परिधान जो है वो कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन अगर हम रानी रुद्रमा देवी की बात करें तो रानी रुद्रमा देवी जो थी इन्होंने पुरुष परिधान धारण कर लिए थे, ताकि लोगों में ये क्या करती थी, अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा करती थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के उसमें फैलाव जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसमें अगर हम देखें कि साथ ही में बहुत बार अगर हम देखें तो यहाँ पे युद्ध वगैरह की स्थिति भी पनपी, लोगों ने यहाँ पे वो भी किया, आप कह सकते हैं आक्रमण भी किया, लोग जो है विद्रोह भी कर देते थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें की गई, ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। टैक्सेस भी लिए जाते थे ताकि सारी चीज़ें जो है वो सही ढंग से चलाई जा सके। बड़े बड़े क्षेत्र बसाए गए। इन अभियानों में जो सल्तनत हुआ करती थी, बड़ी बड़ी जो राजा हुआ करते थे, वो अपने लिए हाथी घोड़े और गुलाम वगैरह रखा करते थे, ताकि जब अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छे से कार्य कर सके। जब खिलजी वंश आता है, अलाउद्दीन खिलजी, उसने बहुत अच्छे से दिल्ली सल्तनत पर कंट्रोल किया। साथ ही में कुछ यहाँ पे राजा वगैरह अगर हम देखें तो कुछ इन्होंने महल भी बनवाए, कुछ मकबरे बनवाए। कभी ये मकबरे वगैरह जो थे ये ज्यादातर या तो राजा रानी की याद में बनवाए जाते थे या किसी न किसी अपने जान पहचान वाली याद में बनवाए जाते थे। आप लोगों ने मस्जिद शब्द सुना होगा। मस्जिद शब्द, अभी मस्जिद जो है ये एक अरबी वर्ड है। अगर हम मस्जिद की बात करें तो मस्जिद जो शब्द है ये एक अरबी वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो अल्लाह की आराधना करते हैं या अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, साथ ही में सजदा करते हैं। सजदा का मतलब क्या होता है, घुटने और माथा टेक कर किसी को नमन करना, किसी को याद करना, प्रे करना। और साथ ही में जामा मस्जिद भी नेम सुना होगा। तो जामा मस्जिद अगर हम बात करें या मस्जिद जामी भी कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान एक साथ एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। तो ये हमें दिया गया है। साथ ही में खुतबा, नेता, किबला, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जो समरी के रूप में है वो तो मैं प्रोवाइड ही करवा देती हूँ, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे अगर आप इस 3rd चैप्टर की बात करें तो 3rd चैप्टर की मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार समरी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चैप्टर है, जितने भी मकबरे हैं उन्हें क्या है उसमें बुक में दिखाया गया। अब मकबरे वगैरह की इमेजेस जो है वो हमारे चैप्टर में इंक्लूड नहीं है। तो जब आप एक बार चैप्टर देख लेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही में इमेजेस देखने को मिलेंगी। तुगलक वंश, खिलजी वंश के प्रशासन की बात करें कि यहाँ पे किस तरीके से कार्य किया जाता था, कौन कौन नियुक्त किए जाते थे कार्य करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक हमें वक्तव्य मिलता है, बेटों से बढ़कर गुलाम। यहाँ पे मतलब ये था कि राजा को ये सलाह दी जाती थी कि अपने बेटों से भी बढ़कर किस पर भरोसा करे, गुलामों पर भरोसा करे। और जब न्यू शासक बनता था तो वो जो गुलाम हुआ करते थे उन्हें चेंज कर दिया जाता था, क्योंकि वो जो गुलाम थे वो पिछले राजा के प्रति वफादार थे। ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे राजा के प्रति भी वफादार ही हों। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की हमें चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जैसे इलाके हुआ करते थे तो टैक्सेस वगैरह वसूल करने के लिए एकता को रखा जाता था। ये एक प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे और साथ ही में इन्हें एकतादार भी कहा जाता था और मुक्ति भी कहा जाता था। तो ये हमें यहाँ पे इनके बारे में देखने को मिलता है। ये कुछ तुगलक वंश और खिलजी वंश के अधिकारी हुआ करते थे जो टैक्सेस वगैरह वसूलने का कार्य करते थे। इलाके हुआ करते थे, लोग जो थे संभालने का कार्य करते थे, सामंत वगैरह जो होते थे या फिर जैसे आप किसान वगैरह कह दीजिए, उनसे टैक्सेस वगैरह वसूल किए जाते थे। उस समय पे अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के टैक्सेस की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कृषि पर लगाया जाने वाला कर जिसे खराज कहा जाता था, और ये किसान से उसकी उपज का 50% लिया जाता था। तो याद रखिएगा,
ऐसा नहीं है कि उसके लैंड के बेसिस पे लिया जाता था। मान लीजिए कि किसान के पास इस साल फसल जो है वो 1 kg हुई है, तो उसमें से 500 ग्राम जो है वो कौन रख लेगा, साम्राज्य रख लेगा, यानी कर ले लिया जाएगा। तो उपज का 50% लिया जाता था जिसे खराज कहा जाता था। साथ ही में मवेशियों पर लिया जाता था टैक्स, और घरों पर लगाया जाता था। इनका जो हमें प्राइसेस है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये 3 प्रकार के टैक्सेस है जिनकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही में जो राजा हुआ करते थे वो किले बंदी भी करते थे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर अगर हम आक्रमण की बात करें तो 1219 में किसके नेतृत्व में, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान यानी ट्रांसऑक्सियाना, जिसे आज के प्रेजेंट टाइम में आधुनिक उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो इसमें हमला कर दिया गया था। तो एक कंपैरिजन के टाइप से हम देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में, क्योंकि इस चैप्टर में इतिहास तो बताया गया है लेकिन मेनली जो रिलेट करके बताया गया है वो तुगलक वंश और खिलजी वंश के बारे में रिलेट किया गया है। तो इन दोनों के बारे में जो एक डायनेस्टी के बाद, यानी पहले जो थी वो खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश आता है सत्ता स्थापित करके। तो इनके बारे में हमें वो देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में, दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, इसका मैं एक वो आपको बना के दिखा देती हूँ तो आपको ज्यादा वो हो जाएगा, और इसे अपने नोट्स में आप लोग ऐड कर दीजिएगा, काफी ज्यादा हैंडी हो जाएगा ये। जब आप पढ़ेंगे तो बार बार आपको बुक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारी जो चीजें होती हैं इन्हें जो भी मैं बोल रही होती हूँ ये जो बोर्ड में लिखा होता है इसी टाइप से आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, नोट्स के लिए जो चीजें लिखी हुई होती है बोर्ड में या जो बता रही होती हूँ बस उसी टाइप से उसे वो कर लिया करिए। आपको नोट्स के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, और अगर आपने एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो ये मेरा आप लोगों से वादा है कि आप लोगों को दोबारा बुक्स भी नहीं खोलनी पड़ेंगी बस, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 टाइप से, एक तरफ हम अलाउद्दीन खिलजी को ले लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, और इधर आ जाते हैं मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में 2 बार आक्रमण होते हैं दिल्ली में, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, 2 आक्रमण होते हैं। और इनके टाइम मोहम्मद के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों पे ही सल्तनत पे क्या हुआ था, हमला हुआ था। तो इनके टाइम पीरियड में इनके तो प्रारंभिक में ही हमला हो गया था, और जिसका इन्होंने दमन कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी फोर्स वगैरह जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश कर ली थी। तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। सैनिकों के लिए एक अलाउद्दीन खिलजी ने एक शहर बनाया था जिसका नेम जो था गैरिसन शहर रखा गया था। गैरिसन शहर ये जो था ये उनके लिए बनाया गया था, सैनिकों के लिए। साथ ही में नया गैरिसन शहर बनाने के लिए इन्होंने, मोहम्मद तुगलक ने, जो दिल्ली का सबसे पुराना वो हुआ करता था, प्लेस हुआ करती थी, साथ ही में इन्होंने उसके अलावा इन्होंने क्या किया, पुराने शहर दिल्ली एक कोहना के निवासियों को खाली करवा दिया। पुराना शहर हुआ करता था दिल्ली एक कोहना, तो उसे क्या करवा देते हैं, ये खाली करवा देते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें सैनिकों को पेट भरने की समस्याएं भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में भी होती ही थी, साथ ही में इनके टाइम पीरियड पे भी होती थी। तो बहुत सारी जो हैं, अगर हम सैनिकों को वेतन देने की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्हें सैनिकों ने एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया था। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये वेतन जो थे वो नगद देते थे, और इन्होंने जो थे मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को जो वेतन था वो नगद ही दिया। तो ये जो चीजें हैं इसे एक बार अपने बुक पढ़ के और डायरेक्टली लिखा हुआ है रिलेट करके छोटे छोटे कीवर्ड्स में एक बार आप बना लीजिएगा।
और वैसे जिस चैप्टर में ज़रूरत होती है उस चैप्टर में मैं बोल देती हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक बार चैप्टर को आप खोल के देख लीजिएगा क्योंकि इमेजेस बहुत सारी हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय।